वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। हमने कल देखा कि मागाबेन अनकलाएव ने स्ट्राइकिंग में ही जॉनी वॉकर को हराया। हम बात करेंगे कि मागाबेन अनकलाएव का भविष्य क्या है और जो खबरें कल से लेकर आज तक आई हैं, अच्छी सच्ची और टुच्ची खबरें, उन सब के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं मागामेड अनकलाएव की। मागोमेड अनकलाएव ने बहुत आसानी से जॉनी वॉकर को हराया और स्ट्राइकिंग में हराया। और हराने के बाद उसने कुछ बातें कहीं जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात उसने कही कि ही वॉन्ट्स टू फाइट एलेक्स पेरेरा द चैम्पियन। चलो ठीक है, ये बात तो कहनी ही चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने बाद में ग्लोबर तशेरा, जो कि एलेक्स पेरेरा का कोच है, उससे कहा कि उसको रेसलिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको स्ट्राइकिंग में ही हरा दूंगा। ब्रावो, ब्रावो। If you really think that you can defeat Alex Pereira on striking, then bravo. दोस्त, मैंने आपको जब एनालिसिस किया था और मैंने बोला था प्रेडिक्शन में कि मागोमेड अनकलाएव जीतेगा, बट मैंने एक बात और बोली थी। मुझे लगता था कि मागोमेड अनकलाएव को ये जिद है कि उसे स्ट्राइकिंग में ही फाइट जीतनी है, क्योंकि वो वन ट्रिक पोनी या रेसलिंग बेस्ड चैंपियन नहीं कहलाना चाहता। और ये बात बिल्कुल सच साबित होती नज़र आ रही है। आप अपनी स्ट्रेंथ में फाइट जीतते हैं, आप किसी और की स्ट्रेंथ पे जाके उससे फाइट नहीं करते, क्योंकि फाइट इज़ ऑल अबाउट, ये कंपटीशन है जहाँ पे आपको जीतना है, ना ही आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। कई लोग ईगो सेटिस्फाई करने जाते हैं और अंडा लेते हुए वापस आ जाते हैं। तो ये जो मागोमेड अनकलाएव के दिमाग में चल रहा है ना कि ही कैन डिफीट, स्ट्राइकिंग में डिफीट कर सकता है एलेक्स पेरेरा को। और उसने कहा कि एलेक्स पेरेरा को पहले भी नॉकआउट हो चुका है एलेक्स पेरेरा, और ये और वो, दैट्स ओके। बट एलेक्स पेरेरा इज एक्चुअली बहुत अच्छा, सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर तो नहीं है, पर बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है और उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, बहुत खतरनाक। और दूसरी बात जो नॉकआउट वाली है ना, वो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, नॉकआउट तो हुआ है एलेक्स पेरेरा, पर 205 में तो नहीं हुआ ना अभी तक, है ना। जब आप फोकट का वेट कट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो बीमारी है। आप एक बलून नहीं है जो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, ठीक है। अब ये खबरों पे बात करते हैं। मागा मैच की बात हो गई, तो खबरों की शुरुआत सबसे पहले डैरेन टिल से करते हैं। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग डैरेन टिल को भूल भी चुके हों। डैरेन टिल एक समय वेल्टरवेट चैंपियनशिप का बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट था, और मेरे हिसाब से डैरेन टिल का कैरियर बर्बाद करने में डेना वाइट एंड कंपनी का सबसे बड़ा योगदान था। डैरेन टिल चैंपियनशिप के लिए तैयार नहीं था और उसे ज़बरदस्ती पुश किया गया, क्योंकि माइकल बिस्बिंग के रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड से कोई बड़ा स्टार नहीं था। तो डैरेन टिल को ज़बरदस्ती पुश किया गया, और बाद में डेना वाइट ने एक प्रकार से कहा, तो ईमानदारी से ये एक्सेप्ट भी एक किया कि उसकी गलती थी ये। खैर, बात आगे बढ़ती है ना। अब भूल जाते हैं उस डैरेन टिल को जो एमएमए में था। पर डैरेन टेल के रिश्ते यूएफसी से इतने ठीक ठाक थे कि डैरेन टेल को बाकायदा उन्होंने रिलीज़ दे दिया। उसके फाइट जो है ख़त्म नहीं हुई थी, बट फिर भी उन्होंने, डैरेन टेल ने रिक्वेस्ट किया रिलीज़, और रिलीज़ दे दिया। उसके बाद डैरेन टेल जो है बॉक्सिंग की बात कर रहा है, और दो फाइटर्स की बात कर रहा है। पहला, वो मासविदाल से फिर से फाइट करना चाहता है, क्योंकि मासविदाल ने इंग्लैंड जाके उसको नॉकआउट किया था। तो वो वाली फाइट तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो फाइट नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरी फाइट जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, और वो शायद तो फाइट हो सकती है, और वो है माइक पेरी की। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और आप नहीं भी देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस चैनल को देखने वाले बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। क्योंकि अगर आप ये चैनल ढूंढ लेते हैं ना, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा अच्छा कुछ देखते हैं, और एमएमए की फील्ड में आपको ठीक ठाक नॉलेज है। तो आपको पता होगा कि माइक पेरी जो है बेयर नकल की दुनिया में एक्चुअली एमएमए से बाहर बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। और डैरेन टेल और माइक पेरी की फाइट की बात हम कब से सुनते आ रहे हैं, लगभग लगभग 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, तब से हम माइक पेरी और डैरेन टेल के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो ये फाइट जो है पॉसिबल है, क्योंकि डैरेन टेल अपने आप में स्टार तो है दोस्त, है ना, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। एक खबर शॉन मैली की भी है। शॉन मैली का कहना है कि उसके और कोरी सैंडहेगन के बीच में कुछ लीगल चल रहा है। आगे उसने ये भी कहा कि
वो कोरी सैंडहैगन से फाइट करना चाहता है, कोरी सैंडहैगन अपने टॉप पे रहेगा। पर यही पे मैंने कहा, देखिए एमएमए का मीडिया ऐसा है कि उसको पिछवाड़ा चाटने से फुर्सत नहीं मिलती। जो इंटरव्यूअर था उसने इस बात पे पुश नहीं किया कि भाई ये क्या लीगल मैटर है ना, आप बिल्कुल डिटेल में समझाओ हमें। थोड़ा बहुत पुश किया कि क्या लीगल मैटर है, कोरी सैंडहैगन ने नहीं ओ सॉरी आपके शॉन ओमेली ने नहीं बताया, पर उसने फिर ज़्यादा पुश नहीं किया। पता है क्यों नहीं पुश किया? क्योंकि अगर वो पुश करेगा ना तो अगली बार उसको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। यानी कि आप दब के जीते रहो इसी डर में कि भैया इंटरव्यू मिलेगा। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ब्लडी एल्बो टाइप जो बहुत शानदार जर्नलिज्म करती हैं, और बाकी सब जो हैं बस एक हाथ में कपड़ा लेती हैं। यूएफसी का पिछवाड़ा, यूएफसी के जो फाइटर्स हैं कुछ, उनका पिछवाड़ा चाटते रहती हैं, कपड़े से जीभ साफ करती हैं और फिर पिछवाड़ा चाटना चालू करती हैं। ठीक है ना, इन लोगों के लिए मेरे दिल में थोड़ी भी इज्जत नहीं है। अपन अब 297 से जुड़ी दो खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, UFC 297 में हम उम्मीद कर रहे थे कि दो फाइटर अवेलेबल होंगे। पहला हमजा चिमाएब। हमजा चिमाएब इसलिए अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि हमजा चिमाएब को शायद यूएस का वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो आगे भी नहीं मिलेगा। यानी कि हम हमजा चिमाएब की जो सारी फाइट है वो यूएफ से बाहर ही देखेंगे। और हमजा चिमाएब का कहना है कि वो नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर है और उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। इस बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमजा चिमाएब को एक और फाइट चाहिए है, क्योंकि उसने कमारू उस्मान को हराया है जो कि वेट से आया था और शॉर्ट नोटिस फाइट थी। पॉलो कोस्टा को हरा था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज, तो हमजा चिमाएब की बात होगी। दूसरी बात, एक्चुअली हमें खबर मीडिया से नहीं मिली, वकील साहब से मिली। ये जो वकील हैं, ये जो ड्रंक ड्राइविंग का केस हुआ था, आपको याद है इजराइल अदेसानिया का जो ड्रंक ड्राइविंग केस हुआ था, तो वकील ने आर्ग्यू किया है कि अगर उसको कोई सज़ा होगी तो उसको वीज़ा मिलने में इश्यूज होंगे, और उन्होंने 297 का एग्जाम्पल दिया। यानी कि 297 में इजराइल अदेसानिया अवेलेबल रहेगा। तो वैसे तो यूएफसी का कहना है कि वो सिर्फ प्रमोशन पर्पज़ के लिए अवेलेबल रहेगा, बट मेरा मानना है कि इस बात के बहुत अच्छे चांस हैं कि डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की जो फाइट हो रही है उसके विनर को एक बार फिर से इजराइल अदेसानिया से फाइट करवाई जाए। क्या ये विनर डिजर्व करता है? मतलब क्या इजराइल अदेसानिया डिजर्व करता है टाइटल शॉट? नहीं, बट वो तो पहले भी नहीं करता था कई बार, फिर भी मिला, क्योंकि इजराइल अदेसानिया स्टार है और इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा मानना है कि वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे टेक्निकली सबसे बेहतरीन बेहतरीन स्ट्राइकर तो अभी भी इजराइल अदेसानिया है। ठीक है ना, बट स्टाइल्स में एक फाइट्स स्ट्रिकलैंड के स्टाइल के सामने इजराइल अदेसानिया का घंटा कुछ नहीं चली, ये तो हमने देखा है। खैर यार, एक और बात है 297 से, 297 कार्ड बहुत ही घटिया कार्ड नहीं नजर आ रहा है। टॉप हैवी है, टॉप हैवी बोलते मतलब ये एमएमए वालों की बकचोद टर्म है कि यार ना ये टॉप हैवी है। टॉप हैवी कहने से मतलब है वो कहना चाहते हैं कि ना टॉप की 2-3 फाइट जो अच्छी है। यार टॉप की फाइट अच्छी है, चलो ठीक है, मेन इवेंट। उसके अलावा रकेल पैडिंगटन और मायरा यूनोसिल्वा, ये को मेन इवेंट है। ठीक है ना, और मैं जब जब भी मैं मायरा यूनोसिल्वा को देखता हूँ ना तो शी इज़ टैलेंटेड, बट मुझे ये समझ में आता है कि यार कहाँ से कहाँ क्या दिन आ गए, है ना, बैंटम वेट डिवीज़न के क्या दिन आ गए कि मायरा यूनोसिल्वा जो है वो नंबर 1 कंटेंडर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब फाइटर है, बट जो लेवल ऑफ फाइटर है वो बहुत ही ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे मायरा यूनोसिल्वा नहीं है और रकेल पैडिंगटन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये को मेन इवेंट है पेपर व्यू का, और नील मैग्नी और माइक मेलॉट जो है उसके नीचे वाली फाइट है। तो क्या घंटे का टॉप हैवी है, ना टॉप हैवी है ना बॉटम हैवी है। प्रीलिम्स में देख लें, चार्ल्स जॉर्डन वाली फाइट थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है अर्ली प्रीलिम्स में। नहीं, ये कार्ड बहुत ही घटिया कार्ड। ठीक है ना, मतलब मैं तो जब फाइट आएगी तो मैं मोस्टली पेपर व्यू में 4-5 फाइट का कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट का एनालिसिस करूँ, बट आप ही बताओ मैं क्या करूँ इसमें। मैं एक फाइट के अलावा मेन मेन कार्ड के मेन इवेंट के अलावा ऐसी कोई फाइट नहीं है जिसको देख के थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट जाके किसी के दिल में, है ना। तो बेचारे सॉन स्ट्रिकलैंड की पहला मतलब जो चैंपियन बनने के बाद पहला पेपर व्यू है जहाँ पे उसको पॉइंट मिलेंगे, और घंटा ये पेपर व्यू कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा तो वो सॉन स्ट्रिकलैंड की वजह से ही खरीदेगा। एनीवेज, वैसे मैंने आपको बताया कि पेपर व्यू को पॉइंट कैसे मिलते हैं।
देखो पेपर व्यू के पॉइंट में स्लॉट बना होता है कि $100,000 पेपर व्यू तक इतना मिलेगा, हर एक पेपर व्यू पे $1, और फिर 100 से 300 तक हर पेपर व्यू पे $3, और फिर 300 से ऊपर हर पेपर व्यू पे $5, इस टाइप से स्लॉट बने होते हैं। थोड़ी सी लाइट वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। ऐसा है कि लाइट वेट के बारे में 2-3 खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये है कि अरमान सरूकियन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट होने वाली है UFC 300 में, उसमें से जो भी जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर है टाइटल के लिए इस्लाम माखाचेव के खिलाफ। ठीक है, ये एक खबर है और ये गारंटीड खबर है ना, क्योंकि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो टाइटल शॉट उसको मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लाम पहले फाइट किससे करेगा। मेरा मानना है कि मेरा मानना नहीं, इस्लाम का कहना है कि वो पहले जस्टिन गेची से फाइट करेगा और फिर बाद में इन दोनों में से जो भी जीतेगा उससे फाइट करेगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से इस्लाम मकाचेव ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फाइट करेगा लाइट वेट में, उसके बाद वो ये डिवीज़न छोड़ के चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट इस्लाम, अगर वो 2-3 फाइट अगली 3 फाइट जीतता है ना, तो ही डजेंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, ही कैन गो टू वेल्टर वेट। यार एंड में खबर सिंपल सी ये है कि UFC ने जो नया शेड्यूल घोषित किया है ना, उसमें काफ़ी सारी एपेक्स की फाइट दिखाई दे रही हैं और लोग इससे नाराज़ हैं। यार देखिए, फाइट में ना एक मज़ा होता है कि फाइटर्स आपस में फाइट कर रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है, पर दूसरा मज़ा जो होता है ना, क्राउड का रिएक्शन जो है वो ऐड करता है चीज़ों में। पर UFC के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, UFC के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है एपेक्स में। 15-20 लौंडे आसपास खड़ा कर देते हैं वो लोग और फिर फाइट जो है वो चलते रहती है, कोई क्राउड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट बहुत सस्ता सा सेटअप है जहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। ऐसा होता है कि आप फाइट नाइट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पूरे इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते थे और आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी। तो UFC ने सस्ता सेटअप जो है वो रख लिया है और वो उसको हटाने वाले नहीं है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना हटाने में। बड़ी बड़ी फाइटें जो है, पेपर व्यू फाइट हो गई या फिर बड़ी फाइट नाइट जो गई, वो बस बाहर हो रही है, बाकी और कुछ हो नहीं रहा है। तो यही चलना है, आप देख लीजिए आपको कैसा लगता है। ठीक है ना, बस यार यही खबरें थी, ऐसी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें तो थी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।